हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो यूजीसी नेट की परीक्षा हो जाने के बाद हम लोग वापस लौट चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है, जिसमें कि हम लोगों ने 45 तक के क्वेश्चंस को देख लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 और आज के सेशन में हम क्वेश्चन 60 तक जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ड है बीपीएससी 4.0, एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस और यूजीसी नेट दिसंबर एग्जामिनेशन पर। तो इसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस, वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको समय समय पर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो लास्ट के सेशन में हमने 45 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी के आगे 46 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा वाद्य तत्वाद्य नहीं है? सितार, सरोद, शहनाई या सारंगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सारंगी। सारंगी जो है तत्वाद्य नहीं है, बल्कि यह कौन से वाद्य है? ये सुशिर श्रेणी का वाद्य है। ठीक है, सुशिर वाद्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहनाई। शहनाई वाद्य जो है वो सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है। शहनाई वाद्य का जो प्राय प्रयोग होता है वो विवाह आदि मंगल उत्सवों पर इसका वादन किया जाता है। इस वाद्य में वंशी की भांति 7 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 7 छिद्र होते हैं, जिसमें अंगुलियों द्वारा दबाने से स्वर पैदा होता है। शहनाई वाद्य की ध्वनि वंशी की अपेक्षा निखरी हुई, मधुर व गूंजने वाली होती है। इसको दक्षिण भारत में नागस्वरम कहते हैं। क्या कहते हैं? नागस्वरम। शहनाई को दक्षिण भारत में नागस्वरम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 47 है, कव्वाली के पितामह किसे कहा जाता है? मियाँ तानसेन जी को, अमीर खुसरो जी को, सदारंग जी को या अदारंग जी को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो जी को। कव्वाली का पितामह अमीर खुसरो जी को कहा जाता है। अमीर खुसरो जी का जो जन्म है वो, ये गलत है, 1234 नहीं बल्कि 1253 में हुआ था। 1253 में, यानी 53 में। तो अमीर खुसरो जी का जन्म जो है 1253 ईस्वी में पटियाला के एटा जिला नामक स्थान पर हुआ था। अमीर खुसरो को ख्याल गायकी का भी जन्मदाता माना जाता है। जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन आए कि ख्याल गायकी के जन्मदाता कौन है, तो उसका राइट आंसर अमीर खुसरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जाना कि अमीर खुसरो को गायकी का भी जन्मदाता माना जाता है, ख्याल गायकी का। तथा इन्होंने राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार राग में ग्रहित स्वरों से निकाला और इनके द्वारा जो राग निर्मित किए गए हैं उसमें उशाक, सर्पदा, साजगिरी आदि राग प्रमुख हैं। इनका देहांत जो है लगभग 72 वर्ष की आयु में हो गया था। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि कव्वाली के पितामह अमीर खुसरो जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किन्नर किसे कहा जाता था? गायक को, वादक को, संगीत निर्देशक यानी कि स्वर रचनाकार को, या फिर जो गायक भी है और वादक भी है उन्हें? तो वैदिक काल में किन्नर जिन्हें कहा जाता था वो थे जो गायक भी होते थे और जो वादक भी होते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जो गायन और वादन दोनों करते थे उनको वैदिक काल में किन्नर कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि वैदिक काल में जो गायक भी हैं और वादक भी हैं उन्हें किन्नर कहा जाता था। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रघुपति राघव राजा राम के स्वरचनाकार कौन है? नारायण मोरेश्वर खरे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी या पंडित अन्ना साहेब रतन जनकर जी। रघुपति राघव राजा राम के जो स्वरचनाकार हैं वो हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, रघुपति राघव राजा राम के स्वर रचनाकार पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी हैं। पलुस्कर जी का जन्म महाराष्ट्र के कुरुंदवाड नामक स्थान पर 18 अगस्त 1972 को हुआ था। ये आप डेट नोट कर लीजिए, इनका जन्म तिथि, ये एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का जो जन्म है वो महाराष्ट्र के कुरुंदवाड नामक स्थान पर 18 अगस्त 1972 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री दिगंबर गोपाल था और माता का नाम गंगा देवी था। पलुस्कर जी ने वर्ष 1901 में लाहौर में सर्वप्रथम गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1908 में बंबई में गंधर्व महाविद्यालय की शाखा खोली, जो लाहौर की अपेक्षा अधिक सफल रही। पलुस्कर जी द्वारा रचित पुस्तकें संगीत बाल प्रकाश, संगीत बाल बोध, राग प्रवेश, भक्त प्रेम लहरी, टप्पा गायन, राष्ट्रीय संगीत, महिला संगीत, संगीत तत्वदर्शक आदि लिखी गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने रघुपति राघव राजा राम को स्वरबद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान किसे मिला है? पंडित भीमसेन जोशी जी को, पंडित जसराज जी को, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी को या पंडित रसिक लाल अंधारिया जी को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेवाड़ और श्रीनाथ जी के मंदिर में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने का सम्मान मिला हुआ है पंडित जसराज जी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जसराज। तो ये देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जसराज जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी है? विष्णुगुप्त, दत्तिलम, अभिनवगुप्त या बीजगुप्त? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त जी ने जो है नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी हुई है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये नाट्य शास्त्र पर टीका जो है अभिनवगुप्त ने लिखी है। इन्होंने अभिनव भारती के नाम पे जो है टीका लिखी। ये भारतीय नहीं है, भारती, अभिनव भारती के नाम से 10वीं शताब्दी में इन्होंने टीका लिखी है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिनवगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन ग्रंथकारों ने शुद्ध दैवत को कौन सी श्रुति पर निश्चित किया है? 20वीं श्रुति पर, 19वीं श्रुति पर, 17वीं श्रुति पर या 16वीं श्रुति पर? प्राचीन ग्रंथकारों ने शुद्ध दैवत को 20वीं श्रुति पर स्थापित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20वीं श्रुति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राचीन ग्रंथकारों ने शुद्ध दैवत को 20वीं श्रुति पर निश्चित किया है। सा 4वीं श्रुति पर, रे 7वीं श्रुति पर, गा 9वीं श्रुति पर, मा 13वीं श्रुति पर, पा 17वीं श्रुति पर, धा 20वीं श्रुति पर और नी जो है अपनी 22वीं श्रुति पर स्थापित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20वीं श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किन विशेषताओं से युक्त संगीत को वाग्यकार कहा जाता है? गमक एवं तान, मंद्र एवं तार, लय एवं ताल या धातु एवं मातु से युक्त? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी दो विशेषताएं हैं जिससे युक्त संगीत को वाग्यकार माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, धातु एवं मातु से युक्त संगीत को वाग्यकार कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धातु एवं मातु। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, धातु एवं मातु संगीतज्ञ को वाग्यकार कहा जाता है।
वाग्यकार शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, वाक, गे और कार। अर्थात वाणी को मातु और गे को धातु कहा जाता है। इन दोनों का कर्ता वाग्यकार होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धातु एवं मातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य सुशिर वाद्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है? सितार, सारंगी, तबला या हारमोनियम? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हारमोनियम। हारमोनियम जो है वो सुशिर वाद्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि सारंगी तत्वाद्य के अंतर्गत आता है, सितार भी तत्वाद्य के अंतर्गत आता है और तबला जो है वो अवनद्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हारमोनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हारमोनियम सुशिर वाद्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। सितार, सारंगी ये तत्व वाद्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है, जबकि तबला जो है अवनद्य वाद्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस घराने का उद्गम पटियाला घराने से है? रामपुर, विष्णुपुर, बनारस या श्याम चौरासी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्याम चौरासी। श्याम चौरासी घराने का उद्गम जो है पटियाला घराने से हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी, श्याम चौरासी घराने का उद्गम जो है पटियाला घराने से हुआ है। श्याम चौरासी घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में है, जो मुखर युगल के गायन के लिए जाना जाता है। सबसे आधुनिक रूप से भाई नजागत और सलामत अली खां द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्याम चौरासी। इस घराने का जो सबसे आधुनिक रूप है वो भाई नजागत और सलामत अली खां द्वारा दर्शाया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ी थाट का आश्रय राग है गुर्जरी तोड़ी, मियाँ की तोड़ी, बिलासखानी तोड़ी या भोपाल तोड़ी? तो तोड़ी थाट का जो आश्रय राग है वो है ऑप्शन ए, गुर्जरी तोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुर्जरी तोड़ी तोड़ी थाट का राग है। इसकी जाति जो है शाडव शाडव है। इसका वादी स्वर जो है कोमल धैवत और संवादी स्वर कोमल ऋषभ होता है। इसके आरोह और अवरोह में पंचम स्वर वर्जित होता है। इसके न्यास के स्वर होते हैं कोमल धा और कोमल रे। इसके गायन का समय होता है दिन का दूसरा प्रहर और इसका संप्रकृति राग होता है राग तोड़ी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुर्जरी तोड़ी जो है तोड़ी थाट का आश्रय राग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक के अनुसार पंचम की आंदोलन संख्या क्या है? 360, 320, 305 या 405? आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक के अनुसार पंचम की जो आंदोलन संख्या होती है वो होती है 360। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 360। आधुनिक शुद्ध स्वर सप्तक के अनुसार पंचम की आंदोलन संख्या 360 मानी गई है। सा की 240, रे की 270, गा की 300, मा की 320, पा की 360, धा की 405 होगी। ये 400 नहीं 405 होगी। नी की आंदोलन संख्या हो जाएगी 450, यानी नी की आंदोलन संख्या ये हो जाएगी 450। और सा की जो तार सा की आंदोलन संख्या हो जाएगी वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, वो हो जाएगी 480। ठीक है, 480 आंदोलन संख्या हो जाएगी तारसा की। ठीक है, कि सा की 240, रे की 270, गा की 300, मा की 320, पा की 360, धा की 405, नी की 450 और तारसा की 480 आंदोलन संख्या मानी गई है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी थाट राग जोड़ी सही नहीं है? यहाँ आपको ध्यान देना है कि यहाँ नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है काफी कान्हड़ा काफी थाट, आभोगी कान्हड़ा काफी थाट, नायकी कान्हड़ा काफी थाट या दरबारी कान्हड़ा काफी थाट।
इसमें आपको बताना है कि इसमें वो कौन सी राग और ठाट की जोड़ी सही नहीं है। यहाँ पर जो है राग लिखे हुए हैं और यहाँ पर जो है थाट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरबारी कान्हड़ा और काफी थाट, ये जो जोड़ी है वो सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि दरबारी कान्हड़ा काफी थाट का जोड़ी है वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो दरबारी कान्हड़ा जो राग है वो आसावरी थाट का राग होता है। इसकी जाति वक्र संपूर्ण होती है। इसका वादी स्वर ऋषभ और संवादी स्वर पंचम होता है। इसके न्यास के स्वर जो होते हैं वो सा रे पा होते हैं। गायन का समय होता है मध्य रात्रि और इसका संप्रकृति राग होता है अड़ाना। तो इस प्रकार हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दरबारी कान्हड़ा काफी थाट जो है वो सही जोड़ी नहीं है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन टोन टोन के क्रम में निश्चित किए गए स्वर किस हिंदुस्तानी थाट को दर्शाते हैं? काफी थाट को, तोड़ी थाट को, भैरवी थाट को या आसावरी थाट को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसावरी थाट को। टोन सेमीटोन टोन टोन सेमीटोन टोन टोन के क्रम हिंदुस्तानी थाट आसावरी के स्वर को दर्शाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आसावरी। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। मान कुतूहल ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस सांगीतिक शैली पर प्रकाश डाला गया है? ठुमरी, टप्पा, कजरी या ध्रुपद? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्रुपद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मान कौतूहल ग्रंथ ध्रुपद सांगीतिक शैली पर प्रकाश डाला गया है। मान कौतूहल ग्रंथ में जो है ध्रुपद सांगीतिक शैली पर प्रकाश डाला गया है। मान कौतूहल इस ग्रंथ की रचना जो है मानसिक तोमर ने 1516 ईस्वी में की थी। इस ग्रंथ में अनेकों रागों को लिपिबद्ध करके लिखा गया है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद संगीत दर्पण के नाम से फकीर उल्लाह ने किया है। इसमें ध्रुपद गीतों का प्रचार भी राजा मानसिंह जी ने किया है। तो इस प्रकार हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मान कौतूहल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 15 क्वेश्चंस आज के प्रैक्टिस सेट के। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराते हुए मैंने पूरी सावधानी बरती हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हम जो ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अभी ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे। नहीं, अगर एग्ज़ाम नहीं है तो भी आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ताकि जब एग्ज़ाम्स आए तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट को बनाया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आपको डिटेल में समझाया जा रहा है हर क्वेश्चंस के बारे में। तो आई होप कि आपको ये जो प्रैक्टिस सेट है वो पसंद आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर से कोशिश कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।